हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। थंबनेल में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का लेक्चर किस बारे में रहने वाला है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्रीन पर ये आपको क्या दिख रहा है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ये क्या है? हम संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय ये कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनकी एक प्रॉपर लिस्ट मैं देना भूल गई थी लास्ट वीडियो में। मैंने कहा था कि लास्ट में दे दूँगी, तो वहाँ मैं भूल गई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। पहला है निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी, ये आर्टिकल 315 से 323 में इसका वर्णन है। और इन्हीं के साथ में इन्हीं आर्टिकल्स में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, स्टेट पीसीएस। फिर है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 280 के अंतर्गत है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये आर्टिकल 338 के अंतर्गत। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये 338 ए के अंतर्गत। ए है 338 ए, मतलब कि बाद में इसे ऐड किया गया। ठीक है, और हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, या इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो नहीं देखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल 350 बी के अंतर्गत है। ये आर्टिकल आप याद रखिएगा अच्छे से। और इस टॉपिक से आर्टिकल से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। भारत का महान्यायवादी, ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। और राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल्स आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर हमने कुछ गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ा है जो ख़त्म हो गया लास्ट वीडियो से ही। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये कौन कौन सी? सबसे पहले दिया गया नीति आयोग, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हमने इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं किया है, तो अगर आप लोग चाहें इसके बारे में डीपली नॉलेज लेना तो फिर हम सेपरेट वीडियो भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना तो मुझे उम्मीद है कि नीति आयोग इतना ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा बना रहता है जब से इसकी स्थापना हुई है कि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों के पास पहले से ही होगी। फिर नेक्स्ट निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी 1964 में। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी गैर संवैधानिक निकाय में ही आते हैं। लोकपाल होता है पूरी कंट्री के लिए जो एक लोकपाल होता है। अभी इस समय पिनाकी चंद्र घोष, ये हमारे देश के पहले लोकपाल हैं। और लोकायुक्त किन्हें कहते हैं? जब राज्यों में, ठीक है, जब राज्यों में इस तरह का ऑफिसर तैनात किया जाता है या नियुक्त किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है लोकायुक्त। ठीक है, राज्यों के लिए होते हैं लोकायुक्त और सेंट्रल के लिए होता है, पूरी कंट्री के लिए होता है लोकपाल। सीबीआई और सीबीसी, ये दोनों भी लोकपाल को सपोर्ट करते हैं अपने अपने कामों में, क्योंकि ये दोनों भी भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं हैं। ठीक है, और लोकपाल का भी काम यही है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हमने ये संस्थाएं जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। अभी हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेड्यूल्स। ठीक है, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ दी हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे और विद ट्रिक देखेंगे। याद करने की ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक डाउट क्लियर पहले कर देना चाहती हूँ। मैंने लास्ट 1-2 वीडियोज़ में देखा है कि सेम डाउट था। जो हमने वीकली करंट अफेयर्स किया था उसमें एक वर्ड आया था खतना। लड़कियों के साथ जो खतना किया जाता है उसको बैन करने की बात हुई थी। तो आप में से कई लोग शायद खतना का मीनिंग नहीं जानते कि खतना होता क्या है। तो खतना एक प्रथा है। इसको मेनली धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर इसको फॉलो किया जाता है। और अभी मैंने एक शब्द बोला धार्मिक आधार पर, तो धार्मिक आधार पर कौन सा रिलीजन है जो इसको फॉलो करता है? तो मुस्लिम रिलीजन, और उसके साथ में क्रिश्चियनिटी भी। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, कई भी नहीं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्रिश्चियन धर्म भी इसको फॉलो करता है। अब इस प्रथा में होता क्या है? पहली बात तो ये लड़कों के साथ भी ये खतना प्रथा प्रचलन में है और लड़कियों के साथ भी है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके आउटर स्किन जो होती है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कई सारे इसके लिए तर्क दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है।
लड़कों के लिए कुछ अलग रीज़न दिए जाते हैं, लड़कियों के साथ जो किया जाता है उसके अलग रीज़न दिए जाते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार आयोग है उसका ये मानना है कि ये जो प्रथा है ये पूरी तरह से अमानवीय है। और क्योंकि अमानवीय इसलिए है क्योंकि बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो आउटर स्किन को निकाला जाता है उसके लिए ब्लेड, पारंपरिक रूप से ही ब्लेड या फिर चाकू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि बेहोश किया जाएगा पहले उस इंसान को, उसके बाद ये प्रथा जो होती है, जो भी किया जाता है, बेहोश करने के बाद भी नहीं होता, इंसान पूरे अपने होश में होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कम उम्र के बच्चों के साथ ये होता है, मतलब जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, जब बच्चे होते हैं 6-7 साल के, उसी उम्र में ही माना जाता है कि इस एज में ये प्रथा को फॉलो करना ज़्यादा अच्छा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स में जब ब्लेड या चाकू का यूज़ होगा तो कितना ज़्यादा पेनफुल होगा वो, और एक्चुअली होता भी है। और एक और तर्क दिया जाता है इसके अगेंस्ट में कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है, ये जो प्रथा फॉलो की जाती है, और साथ में पेनफुल है, अमानवीय है। तो इसीलिए कई कंट्रीज़ हैं जो इसको ख़त्म करने के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं। और इनफैक्ट जो कम्युनिटी में भी जो औरतें होती हैं वो भी कई बार इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा था खतना प्रथा के बारे में जितना मैं जानती हूँ। अगर आप में से कोई मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो और तो मुझे गलत मत लीजिएगा अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो, और आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड हाँ, बस यही डाउट था आई थिंक। और कोई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे शेड्यूल्स से। पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं सारे शेड्यूल्स पर कि कौन कौन से शेड्यूल हैं हमारे संविधान में दिए गए हैं। पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। स्टेट्स का और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध हैं। फिर है तीसरी अनुसूची जो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताता है कि मतलब इसमें बताई गई हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारी हैं, जितने भी राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब क्या करते हैं, शपथ लेते हैं ना पहले जब भी अपना पद धारण करते हैं तो वो किस तरह की शपथ लेंगे उसका प्रारूप बताया गया तीसरी अनुसूची में। फिर चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। और छठी अनुसूची ये 4 राज्यों के बारे में है सिर्फ। ये 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। तो पाँचवीं और छठी अनुसूची ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। और इनमें भी छठी अनुसूची याद रखिएगा, ये सिर्फ 4 राज्यों के बारे में है। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। फिर 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में है। 8वीं अनुसूची ये मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। कितनी भाषाएँ हैं इसमें? 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। और इसके बारे में वीडियो पहले ही अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी आप लोगों के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान हैं। देखिए ये किस बारे में है मेनली, ये जब हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए जा रहे थे उस टाइम पर ये अनुसूची इसमें ऐड की गई थी। और इसमें क्या ऐड किया गया था कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून बनाया गया और 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया गया तो फिर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और लैंड रिफॉर्म के बारे में था ताकि किसानों के हित में अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो वो इस अनुसूची में उसको शामिल कर दिया जाएगा और फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची बहुत फेमस है, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है इसमें, दल परिवर्तन कानून, ठीक है, दल बदल कानून के नाम से फेमस है। फिर 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए। 11वीं पंचायतों के बारे में है, 12वीं नगर पालिका के बारे में है। इन्हें कब ऐड किया गया था? 1992 में, ठीक है। और तभी नगर पालिका और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अभी यहाँ पर तो ये हमने देख लिया सारा, लेकिन याद हुआ किसी को? नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऐसे लगता है इतने सारे हैं, क्या क्या है इसमें नहीं हो पाता। अभी देखिए ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। T4 क्या है? टेरिटरीज एंड स्टेट। हमने देखा था पहली अनुसूची किस बारे में है? राज्यों के बारे में और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। फिर है ई से,
ये हो गई पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची, दूसरा वर्ड, ये क्या है? ई। वर्ड नहीं, सॉरी, अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। ई से क्या है? इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं परिलब्धियाँ, या फिर भत्ते भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने देखा है ना, जो वेतन, भत्ते, परिलब्धियाँ वो प्रदान की जाएंगी। जो हमने कई सारे लोग यहाँ पर देखे थे ना, ये देखिए, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो इन सभी की परिलब्धियाँ और वेतन भत्ते ये जो दिए जाते हैं, इसके बारे में दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तो कौन सा वर्ड इसके लिए, कौन सा अल्फ़ाबेट है? ई, इमोल्यूमेंट्स। फिर टीयर्स का थर्ड क्या है? ए। ए से एफर्मेशन और ओथ, जो शपथ ली जाती है, ठीक है। इसे याद करने का तरीका क्या हो सकता है? ऐसे भी याद कर सकते हैं। कौन सी अनुसूची है? थर्ड। इसमें क्या है? शपथ के बारे में। जब भी मुस्लिम्स में शादी होती है, तो शादी में चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम्स की हो, शादी में एक दूसरे को शपथ देते हैं ना, कुछ वचन देते हैं। तो मुस्लिम्स में जब होती है तो क्या बोला जाता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार बोला जाता है। तो वो क्या हुई? शपथ दी गई, है ना। तो इसी तरह अनुसूची तीसरी में क्या दिया जा रहा है? शपथ। शपथ के लिए प्रावधान है इसमें, ठीक है। फिर आगे टीयर्स का आर, इसमें क्या है? राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर आए, एस है। एस से मतलब शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में है, और ओ ये अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में है। तो ये हो गई 5वीं अनुसूची, ये हो गई 6ठी अनुसूची। फिर नेक्स्ट क्या है? ओ भी हो गया हमारा, एस भी हो गया। नेक्स्ट है एफ़। एफ़ से क्या है? फेडरल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन तीनों के बारे में, लिस्ट के बारे में है। तो एफ़ से फेडरल लिस्ट सिर्फ इससे याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ओ। ओ से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और यहाँ से देखिए कौन सा ये अल्फ़ाबेट है? 8वां है, ठीक है। फिर 9वां कौन सा है? एल, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। फिर नेक्स्ट है डी। डी मतलब डिफेक्शन लॉ। 10वीं अनुसूची किस बारे में है? एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो डिफेक्शन लॉ, डी। फिर नेक्स्ट है पी, माने पंचायत, और एम माने म्यूनिसिपैलिटी। याद हो गया? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सारे 2-3 बार आप ये देखेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए, अगर ये देख लिया है अच्छे से, तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पर। और क्योंकि हम पहले सारा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, इसलिए अब आपका काम ये है, क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, और उसके बाद आंसर आप लोग पहले देंगे, ठीक है। बाद में मेरा आंसर देखेंगे। अगर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर दीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? प्रारूप जो संविधान का प्रस्तुत किया गया था, जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ बताई गई थी? कितने अनुसूचियों के बारे में सिफारिश या सलाह दी गई थी प्रारूप समिति में? ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था उसमें तो 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो जब हमारा संविधान पारित हुआ था, 1950 में लागू हुआ था, उस समय पर कितनी अनुसूचियाँ थी इसमें? उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कितनी है? वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? हमने कितनी अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है? 12 के बारे में। तो आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? हमने देखा ना, स्टार्टिंग से सिर्फ 8 थी, फिर 9वीं कब जोड़ी गई? 9वीं पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जो कि 1951 में ही हुआ था। 50 में लागू हुआ संविधान, और उसके 1 साल बाद ही 1951 में ही जब लैंड रिफॉर्म्स करने थे, उसी टाइम पर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं को हम शामिल कर चुके हैं पहले ही, यहाँ है 52वां संविधान संशोधन। 9वीं को हमने पहले संविधान संशोधन में किया था, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखिएगा, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो ये तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, होगा भी, ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों के बारे में, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उसके विषय बताए गए थे, ठीक है, इस अनुसूची में। फिर है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद, यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? अभी देखिए, हमें नहीं पता कि आंसर इनमें से कौन सा होगा, लेकिन हमें क्या पता है कि जो पहली अनुसूची है वो किस बारे में है? राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में है। यहाँ क्या पूछा गया, अगर नया राज्य का सृजन करना हो तो कौन सी में संशोधन करना पड़ेगा? तो राज्यों के बारे में एक ही अनुसूची है, पहली अनुसूची, तो इसी में ही करेंगे, और किसी में क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहली।
संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है? पदाधिकारियों के वेतन से और परिलब्धियों से और भत्तों से। ठीक है। फिर तीसरी अनुसूची भारतीय संघ में शामिल राज्यों और तीसरी अनुसूची का भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस में है? पहली अनुसूची में। टी फॉर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसका टी देखते हैं हम, टेरिटरीज और स्टेट्स, है ना। तो ये कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का हम देखते हैं तो इसमें दूसरा क्या है? ई से क्या था? इमोल्यूमेंट्स, और हमसे इसी बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरी। किस अनुसूची में है इसका वर्णन? दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची 3 बार तलाक तलाक तलाक, सॉरी मैं तो तलाक करवा रही हूँ, यहाँ तो हमें शपथ लेनी है ना। आई एम सॉरी। तो हम किससे? तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से। आप टीयर्स वाले से याद कर लीजिए, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। टीयर्स में ए मतलब एफर्मेशन, एफर्मेशन को ही ओथ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो तीसरी अनुसूची शपथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? टीयर्स, फिर याद कीजिए टीयर्स, इसमें आर मतलब राज्यसभा, तो ये कौन सी हो गई? चौथी हो गई। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में किए गए हैं? अब फिर से याद कीजिए टीयर्स का एस, ये क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज़, तो कौन सी हो गई? 5वीं। ठीक है। तो किस में है? 5वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर होगा बी। 4 राज्य कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अब टीयर्स ऑफ का ओ, ये क्या है? ऑफिशियल नहीं, OF तो हमने कर लिया है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, तो हम इस वाले ऊपर पहुँचे हैं। ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो कौन सा नंबर आया? 8वां आया। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 8वीं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? अगर कोई अधिनियम इस अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो उसकी वैधता को कहीं भी चुनौती नहीं दी जाएगी। कौन सा शामिल किया गया था? लैंड रिफॉर्म्स वाला, है ना। और ये कौन सा है? 9वां है, 9वीं अनुसूची है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छल बदल नहीं दल बदल। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ओल्ड का डी, क्या था ये? डिफेक्शन लॉ, और कहाँ है? 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये तो अगर आप पीएम याद रखें या नहीं रखें, ये तो बिल्कुल रटा होगा ही आपको। किससे? पंचायत से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये भी बताइए होगा आपको, नगर पालिका से है। तो यहीं पर आज हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और आई होप आपको ट्रिक भी अच्छे से याद हो गई होगी और बाकी चीज़ें भी अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है, ट्रिक एक बार फिर से देखते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और इसको आप एक आध बार रिवाइज़ करेंगे तो अच्छे से ये सब याद हो जाएगा आपको। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसी के अंदर हमारी 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर सकते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, इन सभी जगह पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो टेलीग्राम तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर PDFs भी इन लेक्चर्स की आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और इसके साथ ही आपको डेली के करंट अफेयर्स, पॉलिटी लेक्चर्स, हिस्ट्री के लेक्चर्स, ज्योग्राफी के लेक्चर, साइंस एंड टेक के, इंपॉर्टेंट स्टैटिक GK, इन सभी के लेक्चर मिलते हैं। साथ ही एक GK बूस्टर टेस्ट भी सर ने स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कोट है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स।
जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करते हैं तब तक कुछ बड़ा नहीं होता है। हम हमेशा की तरह सामान्य नॉर्मल रहते हैं। कुछ बड़ा तभी होता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ बड़ा ट्राई करते हैं। तो इसी नोट पर आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।